जी, हमारा आज का जो टॉपिक है या आज का जो सेशन है उसमें हम लोग टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है? इन 4 चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो हमारी फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जो है वो हमें हेल्प करती हैं हमारी। और फिज़िकल एजुकेशन आप लोगों को पता है कि जिस तरह के एक प्रैक्टिकल फील्ड है, तो प्रैक्टिकल फील्ड जो होती है उसमें अ, हमेशा टेस्ट किए जाते हैं, प्री टेस्ट किए जाते हैं, पोस्ट टेस्ट किए जाते हैं और फिर उन टेस्टों की बुनियाद पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट एक बच्चे के अंदर आई है, ठीक है? जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली से काम करवाया है, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट उसमें आई है या आनी चाहिए, ठीक है? सो इससे पहले हम लोग ये 4 चीज़ें देख लेते हैं। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट जो है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है? असेसमेंट जो होती है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है? एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है? और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है वो डिसीजंस को लेना, ठीक है? इसके साथ जो टेस्ट है, टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जो है वो हमारी इम्प्रूवमेंट या हमारी जो बेटरमेंट है उसको मेजर करने का, ठीक है? तो an instrument are systematic procedure for measuring a sample of behavior by posing a set of question in a uniform manner. तो इसको अगर आप सिंपली देखें तो हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं या हम लोग जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसके आगे जो हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसे टेस्ट कहते हैं, ठीक है? और जो मेजरमेंट है वो क्या है? वो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? एक इम्प्रूवमेंट की, एक बेटरमेंट जो हो रही होती है, ठीक है? उस बेटरमेंट की, इम्प्रूवमेंट की जो है वो कितनी हुई है, कितनी तादाद में हुई है, न्यूमेरिकली कितनी हुई है, ठीक है? उसको न्यूमेरिकली जाहिर करने के या डिस्क्राइब या बयान करना जो है उसे बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है? और सेम एवेल्युएशन है, और एवेल्युएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, असाइनिंग वैल्यू और डिसाइडिंग वर्थ, ठीक है? एवेल्युएशन का मतलब होता है कि आप एंड पे फिर जजमेंट अपनी देते हैं, ठीक है? या आप देखते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी होनी चाहिए, कितना मजीद चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है वो एवेल्युएशन में आती हैं, ठीक है? अब अगर मैं आप लोग एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं कि इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो टेस्ट जो है वो टूल होता है, ठीक है? और टूल जो है वो टेस्ट है हमारे पास। मसलन मेजरमेंट क्या होती है? नंबर्स और न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है? यानी टूल आपने टेस्ट लिया, आपने कहा जी एक बंदे की हाइट 5 फुट है, 10 फुट है, और ये मेजरमेंट है, ठीक है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्ड डाटा, ठीक है? वो बताना कि 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 6 इंच जो है वो ये क्या चीज है, हाइट है उसकी। और हाइट उसकी 10 साल एज है बच्चे की तो उसकी इतनी हाइट है, उसकी 15 साल एज है तो इतनी हाइट होगी, 20 की इतनी होगी, और इसके बाद हाइट एक ऐसा टाइम आएगा एज का कि जहाँ पे हाइट रुक जाएगी। तो असेसमेंट जो है वो इसी मेजरमेंट को अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करना, बताना बोलते हैं। और एवेल्युएशन आप लोगों को पता है कि आप एनालाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं, ठीक है? कि आप जो है वो एक बच्चा जो है उसकी जो एज है वो हम जजमेंट ये करते हैं कि एक बच्चा था उसकी हाइट इतनी थी, उसकी एज 10 ईयर्स इतनी थी एज, और सॉरी उसकी हाइट इतनी थी, और 18 ईयर्स में इतनी थी, 20 ईयर्स में इतनी थी, और 22 ईयर्स में इतनी थी, और आप लोग 22 के बाद जब भी मेजर करेंगे तो ये माइक ऑन किया हुआ है, ये माइक अपना ऑफ कर दें जिसका भी माइक ऑन हुआ हुआ है। माइक पता नहीं किसका ऑन है। जी ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान, मेजरमेंट एवेल्युएशन, इसमें टेस्ट है, टेस्ट एक टूल होता है, मेजरमेंट आप न्यूमेरिकल डाटा दे देते हैं और फिर आप उसी न्यूमेरिकल डाटा को जब बयान करते हैं तो वो असेसमेंट होती है, और फिर आप एवेल्युएशन ये जजमेंट करते हैं कि एक बच्चे का हाइट इतनी हो गई और इस एज के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है?
तो ये आपकी एवेल्युएशन है। उसने एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास टेस्ट है थर्मामीटर्स। टेस्ट यानी कि टेस्ट करने वाला जो आला है, वो जो टूल है, वो है हमारे पास थर्मामीटर। आप लोगों ने बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर देखा होगा, ठीक है। और मेजरमेंट आपने की जी, आपने टेम्परेचर चेक किया तो 48 सेंटीग्रेड था, सेल्सियस था, ठीक है। और असेसमेंट आपने ये की कि आपने कहा जी इतनी हीट है, इतनी गर्मी है, 48 सेंटीग्रेड पे इतना फील होता है, समझ आ रही है। तो ये सारी चीजें आपकी असेसमेंट में आती हैं। और एवेल्युएशन क्या है कि बहुत हॉट है, गर्म है ये वाला टेम्परेचर, ठीक है। और मजीद थर्मामीटर है 2C है, बिलो एवरेज है, वेरी कोल्ड है। फिर आप देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर 35 है, बिलो एवरेज है, पर यानी कि इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन की एग्जांपल में आएगी। अब ये करनी क्यों जरूरी है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये करनी इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को, ठीक है। एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट, ठीक है। और ऐसे तरीके आप ढूंढे जिससे आपको बेहतर करना जो है वो मैनेज करना चीजों को बेहतर हो जाए, ठीक है। और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी या इवेंट, ठीक है। कोई भी फैसिलिटी या इवेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू या उसकी कदर कीमत जो है वो आप लोग उसको मेजर करके, उसको एवेलुएट करके ही आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेजर सक्सेस और फेलियर, आपकी कामयाबी और नाकामी को मेजर करना, ठीक है, ये भी बड़ा जरूरी है। आइडेंटिफाई एंड मेजर इम्पैक्ट्स, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, चीजों को देखना कि कौन कौन सी कमियां, कौन सी कोताहियां, ठीक है। और जितने इम्पैक्ट्स हैं, जितनी इस तरह की चीजें उनको मेजर करना। सेटिस्फाई स्पॉन्सर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, आप लोगों के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना, ठीक है। और जितने लोग आपके साथ पार्टनरशिप पे चल रहे हैं उनको भी सेटिस्फाई करना, ठीक है। इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं चीजों को, ठीक है। गेन एक्सेप्टेंस, क्रेडिबिलिटी एंड सपोर्ट, और आप एक्सेप्टेंस, क्रेडिबिलिटी और सपोर्ट जो है, ये तीनों चीजें जो है वो आप गेन कर सकते हैं, किससे, बार बार चीजों को मेजर करके और उनकी एवेलुएशन करके। इट मीन कि जब भी आप कहीं भी कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जब तक आप उसको मेजर नहीं करेंगे, उसको आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना बेहतर हो रहा है, कितना नहीं बेहतर हो रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे कि इतना ये बेहतर हो सकता है, इतना ये बेहतर होना जरूरी है। सो मेजरमेंट जो है वो एक और चीज इसमें, मेजरमेंट एवेलुएशन मेजर्स पीपल्स अचीवमेंट, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स और मोटिवेशन उनकी बढ़ाने के लिए लर्निंग के अंदर मेजरमेंट की जाती है। मेजरमेंट क्या है, एवेलुएशन क्या है? मेजरमेंट ये है कि आपने पेपर बनाया, टेस्ट क्या है, आपका पेपर है, आपने टेस्ट बनाया है एक बच्चों के लिए, वो पेपर जो है, वो जो कागज के टुकड़े हैं, वो आपका टेस्ट है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसमें सवालात डाले हैं, वो आपने जो है वो उनको मेजरमेंट के लिए दे दिए हैं। उन्होंने जब हल किया है, हल करने के बाद आपने क्या किया है, असेसमेंट की है, आपने चेक किया है टेस्ट को कि बच्चों के 10 में से 5 सवाल ठीक हैं, किसी के 60 ठीक हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उनको नंबर्स दे दिए, ग्रेडिंग दे दी है, ग्रेड दे दिए आपने, ठीक है। और वो जो ग्रेडिंग है, वो जो नंबर्स आपने टोटल दिए हैं, वो उनकी एवेल्युएशन है। उसके आगे आपने पास या फेल लिखा है, ये एवेल्युएशन है। इस तरह टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन, ये चार चीजें जो है वो जरूरी हैं। तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं, जिन क्राइटेरियों की बुनियाद पे आप अपनी एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। इन दो क्राइटेरियो में से एक है नॉर्म रेफरेंस और एक है क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस क्या है, नॉर्म का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो आपने जो है वो कंपैरिजन करते हुए बच्चों के दरमियान आपने बतानी है, या आपने अपने रिजल्ट्स को कंपैरिजन करना है। मींस दैट वो आर रेफरेंसिंग हाउ योर स्कोर कंप्राइजेस टू अदर पीपल, ठीक है। मसलन 9 बंदे हैं जो रेस दौड़ रहे हैं ट्रैक के ऊपर, ठीक है, और उनमें से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाएंगे, ठीक है, जब वो दौड़ के खत्म करेंगे अपनी रेस, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप देंगे वो नॉर्म रेफरेंस के थ्रू देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है का मतलब ये है कि आपने कंपैरिजन किया नौ के दरमियान, ठीक है। जब आपने उनके दरमियान कंपैरिजन किया तो आपको उनकी रेस आपने लगवाई है, तो पता चला है जनाब ये बंदा पहले नंबर पे, ये दूसरे और ये तीसरे नंबर पे। एक है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है कि आपने उन्हीं 9 बंदों को आपने दौड़ाया और आपने कहा जी आप लोगों ने रेस जो है वो 9-10 सेकंड के अंदर अंदर रेस जो है वो 100 मीटर पूरी करनी है, ठीक है। अब ये एक क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया।
अब ये जो क्राइटेरिया है कि आपने 10 सेकंड के अंदर रेस को पूरा करना है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपस में किसी का मुकाबला नहीं है, अब मुकाबला है 10 सेकंड के साथ, क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। सो नॉर्म रेफरेंस जो है वो कंपैरिजन होता है जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके दरमियान, ठीक है। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है वो जो होता है क्या होता है, उसको एक क्राइटेरिया पहले से सेट कर दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है, ठीक है, और उस टारगेट को पूरा करना होता है, ठीक है। उसमें सब इक्वल होते हैं, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, जो पहले ना उसको कम कर लेता है वही आगे चला जाता है। जी, ये तो दो थे, आप लोगों ने याद रखने हैं कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। ये जब भी हम टेस्ट मेजरमेंट एवेलुएशन करेंगे तो हमें इन दो रेफरेंसेस के बारे में पता होना जरूरी है, और ये दो रेफरेंसेस जो हैं ये हमें आगे जाके काम देंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ असेसमेंट जो है, हमने एक तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कर ली, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट या मेजरमेंट कर ली, ठीक है। अब हमारे पास दो और किस्म की भी असेसमेंट है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। इनको गेस दे देता हूँ, सम टाइम पेपर में सवाल आ जाता है इनसे रिलेटेड, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो फॉर्मल है, वो क्या है, फॉर्मल है। जिस तरह आप साल में क्लासेस शुरू हुई हैं, आप वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट ले लिया आपने, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव है, यानी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस या ड्यूरिंग द कोर्स आप जो टेस्टिंग करते हैं उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो आप साल के बाद एनुअल सालाना पेपर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर या एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, ठीक है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड जो आप लेते हैं, इसको टेस्ट या असेसमेंट करते हैं, एनुअल पेपर लेते हैं, वो समेटिव असेसमेंट होती है। तो इजीली मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो कोर्स के दौरान होती है, ड्यूरिंग द कोर्स होती है, और जो फॉर्मेटिव सॉरी जो होती है वो ड्यूरिंग द कोर्स होती है, और सबमेटिव जो होती है जिस तरह सबमिट कराना, खत्म करना, एंड पे होती है, ठीक है। तो ये दो आप लोगों ने गैस याद रखनी है। इसके बाद स्टैट है जी, स्टैट की दो टाइप्स है मेन, जो हमारी टेस्ट मेजरमेंट है ना, एवेल्युएशन में स्टैट जो है उसका भी बड़ा अमल दखल है, स्टैट भी हमने पढ़नी है हल्की फुल्की, ठीक है, चीजें रिवाइज करनी है। तो स्टैट ये जो दो किस्म की स्टैट है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है कि जब आप चीजों को, जो आपके पास डाटा आ रहा है, आप उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है, समराइज करके रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ये जो मैं आप लोगों के साथ सेशंस कर रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट में कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइज करके चीजें लाता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाए, समराइज करके लाता हूँ, कम से कम डाटा लाता हूँ जो ज्यादा से ज्यादा समझ आए आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट। और इन्फ्रेंशियल स्टैट क्या है, ये है ड्राइंग कंक्लूजंस, ठीक है, आपको नतायज को निकालना और उनको एक शक्ल देना, ठीक है, अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा ऑब्जर्व्ड इन अ सैंपल, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा सा इस चीज को देखें किस तरह इन्फ्रेंशियल स्टैट जो है, जो सैंपल आपने लिया था पूरी पॉपुलेशन से, वो सैंपल जो है, वो सैंपल जो है क्या कर रहा है, वो सैंपल आपका, वो सैंपल जब उस पे आपने टेस्ट की, मेजरमेंट की, एवेल्युएशन उसकी की, ठीक है, तो वो आपने जो नतीजा निकाला, आपने रिसर्च की उस पर, ठीक है, वो नतीजा जो आप निकालते हैं, तो जब आप दोबारा पॉपुलेशन पे वो अप्लाई करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये माइक अपना शहजाद अली कौन है, ये माइक अपना बंद कर ली। अच्छा जी, तो स्टैट जो है इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट है और इन्फ्रेंशियल स्टैट है, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा याद आप लोगों को होना चाहिए। अब मैं मजीद आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी स्टैट के अंदर ये दोनों चीजें किस तरह इस्तेमाल होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट नंबर वन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आप लोगों को बताया था, हम रिसर्च में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए, जब उसको हम मेजर करते हैं तो दरअसल हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी जब हम मेजर करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास सेंट्रल सॉरी। और डिस्क्रिप्टिव स्टैट जो है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट की ही अगली जो एग्जांपल है वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, कि डाटा वेरी कितना कर रहा है, वेरिएशन उसमें कितनी आ रही है, ठीक है।
तो वेरिएशन चेक करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमने किसके अंदर पढ़ा है, स्पोर्ट्स रिसर्च के अंदर पढ़ा है कि रेंज, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, खास तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आती हैं। और जब हम वेरिएबिलिटी मेजर करते हैं डाटा की, ठीक है, कि डाटा कितना जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट में, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जो हम लोग दो चीजें करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आती हैं। इसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या आता है, ये जी डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ जनरलाइजिंग फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। मैंने बताया सैंपल टू पॉपुलेशन, आपने सैंपल के ऊपर टेस्ट किए, चीजें की, आपको पता चला कि ये चीजें जो है वो कमियां हैं, कोताहियां हैं, अब वो सारी किन पे अप्लाई होनी है, उस पॉपुलेशन पे जिससे आपने सैंपल लिया था, यानी सैंपल टू पॉपुलेशन। जब आप चीजों को जनरलाइज करते हैं, चीजों को चैनलाइज करते हैं, उनको ड्राइंग की शक्ल देते हैं आप, ठीक है, आप नतीजे निकालते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सब किस में आते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैट में आते हैं, ठीक है। और एग्जांपल इसकी उसने नीचे दी है कि प्रिडिक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग, अगर आप ड्रग की इफेक्टिवनेस को देखें, ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डेथ एंड स्मोकिंग हैबिट, ठीक है, डेथ और स्मोकिंग हैबिट, आपकी सिगरेट पीना या इस तरह की स्मोक करना, ठीक है, इसका डेथ के साथ कितना जो है वो कंपैरिजन है। तो ये मतलब आपको एक उन्होंने एग्जांपल दी है, ठीक है, कि आप इन्फ्रेंशियल स्टैट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो कि आप लोगों को समझ नहीं आती, बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोबारा से इसमें यूज होनी है, टी स्कोर और जी स्कोर, ठीक है। तो टी स्कोर क्या है जी, वाई यूज टी स्कोर इफ दे आर जस्ट रीस्केल्ड जी स्कोर, ठीक है, यानी कि टी स्कोर और जी स्कोर होता क्या, मैंने कोशिश की है कि यहाँ से मजीद आसान करके आप लोगों को बताया जाए। तो टी स्कोर जो है आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा याद रखनी है एक चीज कि जब भी टी टेस्ट, जब हम कोई भी टेस्ट का स्कोर आएगा, जब उस स्कोर को हम मेजर करेंगे तो टी टेस्ट के थ्रू करेंगे, तो याद रख लें कि टी टेस्ट का जवाब हमेशा पॉजिटिव में आता है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 10 हजार लाख करोड़ तक आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो जी स्कोर है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, समझ आ रही है। और नीचे ये मैंने फार्मूला दो दिए हैं कि जी स्कोर इंटू टी स्कोर अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो असल में फार्मूला होता यही है, टी स्कोर जो होता है 10 जेड जमा 50, ठीक है, जी स्कोर टी माइनस 50/10, यानी आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और आगे हम लोग चलें तो हमारे पास क्या चीज है, वाई यूज जी स्कोर, जी स्कोर हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, पर ये जी और टी दोनों सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। परसेंटेज कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट स्कोर्स, परसेंटेज हम लेते हैं, और परसेंटेज जैसे कि आप लोग को एग्जाम के जब मार्क्स आने तो आप पूछते हैं जी आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, आपके कितने हैं, आपके कितने परसेंट आए हैं। तो परसेंटेज जो है कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट स्कोर्स, उसको हम डिफरेंट स्कोर्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, बट डोंट कन्वे एज मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती परसेंटेज, ठीक है। सो जी स्कोर इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइज स्कोर, यानी परसेंटेज हमें उतना अंदाजा नहीं होता परसेंटेज से, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जी स्कोर करते हैं, ठीक है, जी स्कोर या जी करते हैं, इसमें मेकिंग स्कोर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू गेट 2 डिफरेंट स्कोर इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपने 2 सब्जेक्ट्स में 2 डिफरेंट नंबर लिए, 28 एक में लिए, एक में 76 लिए, तो दे आर नॉट येट कंपेरेबल, अभी इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सो लेट्स टर्न देम इनटू परसेंटेज, जब हम इनको परसेंटेज में टर्न करेंगे 80% हो गए, के 76% आए हैं, ठीक है, यानी कि अब एक के नंबर है स्टैट्स, अगर देखें तो स्टैट में एक के 28 है, एक के 76 है, बट हमें नहीं पता कि 76 कितने में से है, और हमें यह भी नहीं पता कि 28 कितने में से। अगर हम 76 और 28 को यहाँ पे देखें तो हमें बड़ा इनमें फर्क नजर आ रहा है, लेकिन क्या पता स्टैट के जो 28 नंबर आए हैं बच्चे के, वो हो सकता है 30 में से हो, तो जब वो 30 में से होंगे तो फिर तो उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, सेम जिस तरह आप लोग यहाँ पे देखें। और अगर वो 76 है, उसने लिए 100 में से 76 लिए, तो जारी बात है परसेंटेज को अगर हम देखें तो एक बच्चे ने 35 में से 28 लिए तो उसकी 80% परसेंटेज है, और उसने 176 लिए 100 में से, ठीक है, तो उसके 76% है।
तो देखें अब जिसके 28 थे उसकी परसेंटेज ज्यादा है, जिसके 76 थे उसकी परसेंटेज कम हो गई है। सो हमें पता नहीं होता तो हम एग्जैक्ट फिगर के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, सी स्कोर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। रिलेटिवली यू बेटर इन स्टैट, और यार ये दरअसल एक स्टैट का माइक्रो लेवल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारे पास स्केल्स हैं, ये चारों हम स्केल्स पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल में हमारी स्पोर्ट्स रिसर्च के अंदर। आज मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। मेजरिंग स्केल, ये टेस्ट मेजरमेंट एवेल्युएशन में भी यूज होने हैं, ठीक है। नंबर 1 है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या बताता है, द कैटेगरी लेबल्स, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं द कैटेगरी लेबल्स आर नॉट ऑर्डर्ड। देखे एप्पल है और आई थिंक नाशपाती है और यहाँ पे क्या है, बनाना है, ठीक है। ये तीनों जो है, इट डज नॉट मैटर विच नंबर कम्स फर्स्ट, ये एक बेतरतीब से पड़े हैं, कोई पता नहीं कि सेब पहले पे है, ये है, ये है, इसका 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल क्या है, इनको ऑर्डर दे दें आप लोग, ऑर्डिनल कर दें, यानी कि एप्पल पहले फिर ये, तो ये भी कोई इतना जो है वो पता नहीं चलेगा। लाइन एंड ऑर्डिनल स्केल ऑफ डाटा, देयर इज एन ऑर्डर, हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन देम कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ऑर्डर तो हम इनके तरतीब तो हम इनको दे देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके दरमियान में कितना फासला है, दरमियान में वक्फा कितना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम इंटरवल स्केल यूज करेंगे। जब हम इंटरवल स्केल यूज करेंगे तो वो डू नॉट हैव एन ऑर्डर, और ऑर्डर हमारे पास है नहीं इसमें, तो जस्ट लाइक ऑर्डिनल डाटा वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, ठीक है। फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज के दरमियान एग्जैक्ट डिस्टेंस या परसेंटेज मालूम करनी पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट, जिस तरह अभी हम पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट में 28 थे, एक में थे, तो फिर हम लोगों ने उसकी रेशो लेनी है, ठीक है। तो तीसरा स्केल कौन सा है, रेशो। आप नॉमिनल स्केल यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं, इंटरवल कर सकते हैं और रेशो कर सकते हैं। ये 4 स्केल है। अब अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जब हम एक टेस्ट बनाते हैं, ये सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं, ये कर इसलिए रहे हैं कि जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था कि एक थर्मामीटर जो है वो एक टूल है टेस्टिंग का, ठीक है। सेम इसी तरह जब हम फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट बनाते हैं, हम चेक करने के लिए हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो 11 कंपोनेंट्स है, हेल्थ रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड, ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है, उन 11 के 11 जो को चेक करने के लिए जब हम टेस्ट बनाते हैं, तो टेस्ट बनाते वक्त कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो टेस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। डिजाइन्ड बाय पीपल, ऐसे लोगों ने बनाए हो विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऐसे लोगों ने बनाए हो जो जिनका नॉलेज जो है वो उसमें उस फील्ड में हो। एंड ट्रेनिंग इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और टेस्ट बार बार करने की उनकी ट्रेनिंग हुई है, और एवरी पर्सन टेक्स अ टेस्ट रिस्पॉन्स टू द सेम आइटम्स अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है। और जिस जो भी टेस्ट आप बना रहे हैं, जब आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, या टेस्ट बनाएंगे, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने लोग टेस्ट दे रहे होंगे वो सेम इस जो कंडीशंस आपने लागू किए टेस्ट में उन्हीं के अंदर होंगे। द आंसर्स आर एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द सेम स्कोरिंग स्टैंडर्ड्स, और जो जवाब आते हैं वो भी सेम जो आप स्कोर देंगे, ठीक है, उनके अंदर होंगे। द स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड थ्रू कंपैरिजन टू द स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ग्रुप दैट टुक द सेम टेस्ट अंडर द सेम कंडीशन और थ्रू कंपैरिजन टू अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपका जो भी स्कोर आएगा, अगर आप एक शहर में कर रहे हैं, आप दूसरे शहर में भी करेंगे, तो आपका सेम स्कोर आना चाहिए सेम बंदों के लिहाज से। यानी टेस्ट इस तरह का होना चाहिए जो वैलिड भी हो, रिलायबल भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हमारी क्या करे, पूरी करे। तो अब हम लोग हमारे आज की आखिरी जो है स्लाइड उसको देख लेते हैं। इसकी डिटेल, इस स्लाइड की डिटेल इंशाल्लाह कल हम करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को आज दिखाने के लिए मैंने दी है, आपने इसको फिंगरप्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड असेसमेंट, गुड असेसमेंट जो है, ये अच्छी असेसमेंट की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक तो आप जब भी कोई असेसमेंट या कोई टेस्ट बनाएं, तो आपका टेस्ट और आपकी असेसमेंट रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बार बार आप टेस्ट करें तो आपको एक ही उसका जवाब मिले, इट मीन वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। नंबर 2, वैलिड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। जो भी बंदा उसको देखे, उसको मेजर करे, तो वो ये बात फील करे कि वाकई ये काम ठीक है। मजीद इनकी डिटेल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ये आपने सारे याद कर लेने हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी, वो जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस मकसद के लिए आपने कोई टेस्ट बनाया है या असेसमेंट कर रहे हैं, क्या वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है।
नंबर 4 कम्प्रीहेंसिवनेस, ठीक है, कम्प्रीहेंसिव, उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज एक्यूरेट मेजर करे। एब्सेंस ऑफ एम्बिग्युइटी, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशंस, आसानी से आप टेस्ट ऐसा बनाए जो आसान है। अब ऐसा नहीं है कि आप समंदर में खड़े हैं और आप कहें जी समंदर के दरमियान में खड़े होके ये टेस्ट जो है वो सही तरह से काम करेगा, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन आसान होनी चाहिए। आसान से मुराद ये है कि जहां मर्जी आपका दिल करे आप उसको यूज कर सकते हैं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम, ठीक है, और टाइम ये भी नहीं कि एक टेस्ट में आप सारा दिन ही लगा दें, ठीक है। टेस्ट आपका टाइम बाउंडेड होना चाहिए, टाइम के दरमियान ही खत्म हो जाना चाहिए टेस्ट जब आप करें। जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आज का हमारा सेशन इतना ही है। सर हमारा कल का टेस्ट कैसा था? कल का टेस्ट अगर मुझसे पूछे तो आप लोग का मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा था, सबने सही परफॉर्म किया है। मैंने एवरेज मार्क्स जो रखे हुए थे वो कल के टेस्ट में 15 रखे हुए थे कि 15 वाला जो है वो पास होगा। और जिसके मतलब सर आपने हमें इतना वो रखा हुआ था कि इनको नहीं आना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी रिसर्च तो वो काफी वीक है, इसीलिए मैंने भी उनको चीजें अगर ज्यादा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी उनके सर से ऊपर से गुजर जाती हैं, और अगर बिल्कुल ही कम समझाता हूँ फिर भी मसला हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से रिसर्च को हैंडल किया है, ठीक है। तो मेरा दिल था कि 15 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो, वैसे भी रिसर्च में मुश्किल है, वाकई मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। बुनियादी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर वही आएंगी, इनसे ज्यादा। मैंने तो कल काफी थोड़ी अंदर चीजें ऐसी भी डाली हुई थी जो शायद आप लोगों के लिहाज से जो है वो, या हमने सिलेबस पे चंद चीजें ऐसी थी, 2-3 सवाल ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में नहीं थे जो मैंने पढ़ाया है, वैसे वो रिसर्च के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 15 नंबर रखे थे कि एनफ है, इतने भी आ जाए, ठीक है, बाकी पोर्शन होता है, बाकियों में बंदा कवर कर लेता है। जी, तो ये जो हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट है ये इससे बड़ी मिलती जुलती है, ठीक है। अभी हम लोग ने सिर्फ कल का सेशन होगा और कल के सेशन के बाद हम लोगों ने टेस्ट पढ़नी कि कौन सा टेस्ट, जितने हमारे 11 जो है जी सर कंपोनेंट ठीक है है। उन सब के टेस्ट हम लोगों ने याद करने हैं। किसने कौन सा टेस्ट बनाया, बंदे का नाम याद करना है, किस ईयर में बनाया, और उस टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीजें आगे अगला हमारा सिलेबस में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। 1-2 सेशंस में ये कंप्लीट हो जाएगा। सर रिग्रेशन और ग्राफ जो थे टेस्ट में आए थे वो आपने पढ़ा दिए थे? ग्राफ मैंने पढ़ाया था, ग्राफ मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। ग्राफ और स्केचिंग ये दोनों चीजें मैंने पढ़ाई थी। और रिग्रेशन जो है वो, और एफ टेस्ट और विल्कोक्सन टेस्ट, ये टेस्ट मैंने नहीं पढ़ाए थे। ये इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि ये बहुत सारी प्रैक्टिकली मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक है, और ये पेपर में आती होती नहीं है, समझ आ रही है। तो ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो सैम्पलिंग पे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और जो है वो इस तरह की जो चीजें मैंने निकाल के रखी इनसे ही सवाल आते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर असल में मैथ का बंदा हूँ, मैंने बीएससी की हुई है। तो 10th क्लास में ये स्टैटिक्स वाले थे ना, मीडियन मार्ट, तो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं 10th क्लास में इसने क्यों ये दे दिया, इनका यूज क्या है। तो अभी मुझे समझ आई कि इनका यूज ये है। लेकिन आखिरी जो आपका सेशन था ना वो मैं नहीं ले सका रिसर्च थ्योरी का। मुझे ठीक है। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सर 30 और 31 है ना जो सेशन, वो सर मेरे पास नहीं है, जहाँ पे आपने वो स्टेटिक्स के जी मीडियन मार्ट आज को अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, आपने मुझे मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे भी मांगा है तो मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे कंफर्म हो गया कि आप हमारे इस ग्रुप में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिर्जा साहब और मुझे धोखा दिए फिर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने फीसें भी जमा नहीं कराई, हमारा 80% सिलेबस, 90% वो पढ़ लिया उन्होंने, और उसके बाद जनाब उन्होंने हाफ फीसें सबमिट कराई हैं और उसके बाद वो अल्लाह वेली हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको फिर भी कामयाब करे, ठीक है, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। आपने मुझे व्हाट्सएप दोबारा कीजिएगा, मुझे याद है आप, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर बेशक लेक्चरर फिजिकल के होना हो, मैथ की साथ साथ बहुत अच्छी हो रही है ना सर। जो मैथ पढ़ाते हैं, मैं स्कूल नहीं टीचर नहीं हूँ सर, मैंने 9th 10th को पढ़ाता मैंने मैथ इतनी पढ़ाई नहीं है भाई, मैं इसमें बड़ी मैथ है, इसमें ये सारे मीन मीडियन मोड के फार्मूलाज हैं। मैं आपको असाइनमेंट देता, आपको एक क्वेश्चन देता, आप मीन उसका उसका मीडियन उसका मॉड निकाल के लाते, ठीक है। फिर हम उनकी स्केचिंग करते, उनको डायग्राम उनका जो है वो मैपिंग करते, ठीक है।
फिर उनका स्कोर, जी स्कोर, टी स्कोर हल्का हल्का कोशिश करते निकालने की, कोरिलेशन उनका निकालने की कोशिश करते, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करते भाई, तो फिर जाके ये असल में हमें आनी थी। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो अगर आप मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे समझ रहे होते, आपको मैं एमएससी पढ़ा रहा होता, तो फिर मैं ये सारी चीजें आप लोग को प्रैक्टिकली भी करवाता, आपसे आपको असाइनमेंट्स भी देता। बट क्योंकि हमारा पैटर्न ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह का है कि वहां पे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें बस चलती हैं, ये डायरेक्ट चीजें इस तरह नहीं पूछी जाती कि आप जी जनाब मीन का फार्मूला बता दें, ठीक है, ऐसे नहीं है। बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बड़े उलझा के और कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने वो चीजें आप लोगों को नहीं करवाई, जस्ट उनके कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। मुझे इन सब चीजों का पता है कि ये प्रैक्टिकली आप लोग को अगर करवाई जाती तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। जी मैंने सुन लिया सर, है, नहीं, जल्दी लेक्चर समझ आई। जी दोबारा बोलें। असेसमेंट और एवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है? उसमें भी डिसीजन मेक हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। असेसमेंट जो होती है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि चलता रहता है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ असेसमेंट आप जो एक जो है वो फाइनल चीज देते हैं कि ये चीजें जो है वो बेटरमेंट की तरफ ले जाएंगी या ये चीजें ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, वो एवेल्युएशन है। दोनों में बस 19-20 का समझने का ही फर्क है, ठीक है, तो फर्क है मेरा, दोनों अलग अलग चीजें। जी सर। अब मेरी बात आप लोग को समझ आई है ना कि मैं मीन मीडियन मॉड उनके फार्मूलाज आप लोग को क्वेश्चन देता, आप हल करते, फिर आप उसको कहता कि कोरिलेशन फैक्टर इनका निकालें, ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिकली हैं, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब तो टाइम भी इतना पढ़ा दें डिटेल से। अब बेटा मसला ये ना सर कि नहीं, इतना ही सर, मसला इतना ही काफी है हमें। जी मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाने बस ही में तो हमने मुझे ये याद किया सर, 2 पढ़ाने दिन में सर मुझे दुखता रहा है इस टेस्ट के चक्करों में। यकीन करें मुझे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि मैंने और भी बड़े काम है इस दुनिया में, और भी बड़े मसाइल है हमें, ठीक है, तो एक हम ग्रुप जी और सर। भी शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, सारे काम बहुत सारे। अभी आप लोग मेरी एक्टिविटीज तो देखते हैं, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं सारा दिन जब तक मुझे शाम को थकावट नहीं होती ना, अभी मैंने आपका सेशन शुरू हुआ था तो मुझे उबासियां आ रही थी थकावट की वजह से, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे थकावट की वजह से हो रहा था। मैं ऐसा आदमी हूं को सारा दिन में अपने आप को मसरूफ रखता हूं, और शाम को जब तक मेरी टांगे दर्द नहीं करना शुरू हो जाती, मुझे सुकून नहीं आता कि यार मैंने आज अपना काम सारे सही किए हैं या नहीं किए, ठीक है, तो वो बड़े काम है, वगरना ये पढ़ाना कोई मसला नहीं। मैं इधर आप लोगों के सामने कैमरा लगा दूं, पीछे व्हाइट बोर्ड लगा दूं, हर चीज पढ़ाई जा सकती है ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत अच्छा अब काम आ गया, घर बैठे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मजबूरियां इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप लोग को समझने का मौका मिलेगा। सर ये सर, वेरिएशन, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क क्या है तो सारी डिस्पर्शन ही ना। जी जी बिल्कुल डिस्पर्शन है, सारी डिस्पर्शन। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? वेरिएंस, डिस्पर्शन, डेविएशन। देखें असल में जो वेरिएंस है ना ये आप स्लाइड देख रही हैं अभी जो आपको नजर आ रही है, जी स्लाइड देख रही हैं आप जो नजर आ रही है, जी सर। ये वेरिएंस एक पूरी एक अलग चीज है। जिस तरह सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 3 चीजों के मेजर करने से पता चलती है, इसी तरह जो वेरिएंस है वो रेंज, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों के मेजर करने से वेरिएंस ही पता चलती है दरअसल। तो वेरिएंस जो है वो हेड है, और उसको मेजर करने की नीचे ये 3 टूल्स हैं, ठीक है, 3 फार्मूला। तो दरअसल ये फर्क है। और सर ये टी टेस्ट और जी टेस्ट ये डिस्पर्शन के टेस्ट हैं? जी बिल्कुल, टी टेस्ट और जी टेस्ट जो है वो टेस्ट इन्हीं डिस्पर्शन के ही हैं, लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, अब जो आप उनसे जवाब आएगा ना, उस जवाब को थोड़ा क्लियर करने के लिए है कि मजीद उसको आप अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने। जिस तरह मैंने अभी यहाँ एग्जांपल दी थी 28 और 76, फर्ज करें 28 और 76 है, दोनों का हमें कोई पता नहीं चल रहा, मैंने अभी बताया था, ठीक है, जबकि 28 हो सकता है उसने 30 में से लिए हो, तो उसकी एवरेज तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह टी टेस्ट और जी टेस्ट और टी टेस्ट आपने इसमें याद ये रखनी है कि टी टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है,
और जी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे सकता है, ठीक है। और इनका ये फार्मूला है, ठीक है, इनको आपस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और ये दोनों टेस्ट जो हमारा मीन है, ठीक है, मीन सेंटर में होता है, ठीक है, मीन से ही वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जितना भी वेरिएंस होगा, समझ आ रही है, जितनी भी डिस्पर्शन होगी। सर लेवल ऑफ जी बोले।